नमस्कार साथियों। आज हम कंपनीज ऑडिट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो कानून बनाए गए हैं, जो रूल्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट 2011 में पूछा गया कि एक सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक के बजाय एक अन्य अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए क्या करना होगा। जो ऑडिटर रिटायर्ड हो रहा है, उसकी जगह हम दूसरा ऑडिटर नियुक्त कर रहे हैं, तो उस संबंध में हमें क्या प्रोसेस है उसको हमें देखना है। क्वेश्चन दूसरा, कंपनी ऑडिटर इज एक कंपनी अंकेक्षक क्या होता है कंपनी के लिए, उसके बारे में पूछा है। क्वेश्चन जो है 2013 में आपके जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा, स्टेटरी ऑडिट में भी कंडक्टेड बाय किसके द्वारा कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो JRA 2013 में पूछा गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत एक अंकेक्षक की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति नियंत्रण महालेखा कार द्वारा की जाएगी। देखिए, सेक्शन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें थोड़ा सेक्शन को भी ध्यान में देना होगा। क्वेश्चन 5 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंधी प्रावधान, यानी नियुक्ति के संबंध में 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए। नियुक्ति के संबंध में जो सेक्शन है वो हमें पता होना चाहिए। हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का अंकेक्षक किसे नियुक्त किया जा सकता है। ये बेसिकली उसके ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के संबंध में पूछा गया है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2014 में एक और क्वेश्चन पूछा गया जिसमें प्रत्येक अंकेक्षक जिसकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई है और उसे नियुक्ति प्राप्त होने के कितने दिनों में रजिस्ट्रार को सूचना देनी होती है। यह भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके 2014 में पूछा गया है। यदि संचालकगण प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाते हैं तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। यह अपॉइंटमेंट के संबंध में हमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 2014 में ही पूछा गया, कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा जिसमें अंकेक्षक की योग्यता का प्रावधान है। क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया कि क्वालिफिकेशन कहां दे रखी है। यह भी एक सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर 10, ये 2014 असिस्टेंट प्रोफेसर में कंपनी अंकेक्षक नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में की जाती है, यानी अपॉइंटमेंट से संबंधित धाराओं के बारे में 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो एक अपॉइंटमेंट से संबंधित बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन के संबंध में धारा है। तो ये हमें कुछ धाराएं तो याद होनी चाहिए ताकि हम सही क्वेश्चन का जो है सही उत्तर दे सके क्वेश्चंस का, और एकदम कंप्लीट नंबर भी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार थोड़ा सा पढ़ना है, ध्यान रखना है, उसमें सही उत्तर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे आपको। आइए सबसे पहले हम बात करें कंपनी के जो अंकेक्षक है उसकी योग्यताओं के बारे में देखते हैं। तो योग्यताओं और अयोग्यता के संबंध में कौन सी धारा लागू होती है, धारा 141 लागू होती है। तो सबसे पहले आपको यहां पर यही एक नंबर आपका कंप्लीट बना देगी कि क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के संबंध में धारा कौन सी लगती है, 141 धारा लगती है, सेक्शन 141 कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। और योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें क्लियर कट बता रखा है कि अंकेक्षक उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है जो ICA द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा CA हो और उसने उस इंस्टीट्यूशन से प्रैक्टिसिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है, अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और एक फर्म को भी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो परंतु फर्म के जो सदस्य है, जो साझेदार हैं, वो जो ICA है उसके द्वारा CA क्वालिफाइड किए हुए होने चाहिए और वो फर्म जो है भारत के अंतर्गत अंकेक्षण का कार्य कर रही है, तो उस फर्म को भी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी आपसे पूछा जाए कि अंकेक्षक के रूप में कौन नियुक्त हो सकता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने प्रैक्टिसिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, और दूसरा फर्म भी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त की जा सकती है। शर्त क्या है, उसके जो साझेदार है वो क्या होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और भारत में वो अंकेक्षण का कार्य करनी चाहिए। तो वो ही संस्था जो है आपके चार्टर्ड अंकेक्षक के रूप में नियुक्त की जा सकती है। अन्य कोई भी व्यक्ति जो है अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये धारा कौन सी बताती है, 141 बताती है। फिर हम बात करें जो अंकेक्षक की अयोग्यता है, क्योंकि अयोग्यता के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, उसके अंदर भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर कंपनी अधिनियम की धारा 141(3) सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आपको बता रखी है अयोग्यताओं के बारे में। तो कौन व्यक्ति अंकेक्षक नहीं बन सकता, तो सबसे पहला कोई कंपनी निगमित संस्था है वो अंकेक्षक नहीं बन सकती। दूसरा, कंपनी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकता। फिर कंपनी के किसी अधिकारी
या कर्मचारी का नौकर या साझेदार वो भी अंकेक्षण नहीं कर सकता। फिर हमें ध्यान देना है कि 1 लाख से अधिक की यदि हमने गारंटी दे रखी है तो वो भी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। और किसी न्यायालय द्वारा 10 वर्ष से अधिक की सजा अगर किसी को दे रखी है तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे हो या प्रैक्टिसिंग होगा पर सर्टिफिकेट को, परंतु अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही हमें देखना है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उस कंपनी का या उस सहायक कंपनी का 5 लाख से अधिक का इन डेप्ट स्वयं का ऋण या किसी संबंधी का ऋण नहीं होना चाहिए, और वो व्यक्ति जो है पूर्णकालिक रूप से अन्य किसी जगह सहायता रोजगार में नहीं होना चाहिए। और फिर साथ ही हमें ध्यान देना है कि वो किसी कंपनी की या उसकी सहायक कंपनी के जो है सिक्योरिटी शेयर्स नहीं खरीदे, यानी उसके ये शेयर्स अगर किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी के उसकी सहायक कंपनी के अगर शेयर्स खरीद रखे तो वो भी ऑडिटर बनने के अयोग्य है। परंतु यहां पर एक ध्यान है कि अगर उसका कोई रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार 1 लाख रुपए तक के जो है कंपनी के या कंपनी की सहायक कंपनी के शेयर सिक्योरिटीज वगैरह होल्ड कर सकता है। और 1 लाख से अगर अधिक हो जाता है किसी भी वर्ष के दौरान तो उसके 60 दिन के भीतर उसे क्या करना होगा, जो है शर्तों को पूरा करना होगा, अन्यथा फिर वो अंकेक्षक जो है अन्यथा वो जो रिश्तेदार का जो अंकेक्षक है उसको कंपनी के अंकेक्षण करने के अयोग्य समझा जाएगा। परंतु ध्यान रहे ये जो सीमा है 1 लाख की वो सिर्फ रिश्तेदार के लिए लागू होती है, अंकेक्षक या अंकेक्षक के साझेदार के लिए लागू नहीं होती है। ठीक है। और जिसने 20 से अधिक अंकेक्षक अगर वो जिन कंपनियों का नियुक्त किया जा रहा है तो उस केस में भी वो अयोग्य होगा। तो ध्यान रहे मोटे मोटे तौर पर एक कंपनी अंकेक्षक नहीं बन सकती, एक साझेदार, एक नौकर, कंपनी का कर्मचारी अंकेक्षक नहीं बन सकता। साथ ही ध्यान रहे 1 लाख से अधिक की गारंटी देने वाला व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता, 5 लाख से अधिक ऋण जो है उसके रिश्तेदार उसके संबंध में वो अगर है तो वो नहीं बन सकता। किसी व्यक्ति ने कंपनी के शेयर्स या कंपनी के सब्सिडरी में अगर किसी के शेयर खरीदे हुए वो नहीं बन सकता। रिश्तेदार की सीमा 1 लाख तक ही लागू होगी। और जो है साथ ही 20 से अधिक कंपनियों के अंकेक्षक वो व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये सारी अयोग्यता के लक्षण है। और यदि वो इन कारणों से अयोग्य हो जाता है तो और उसको अंकेक्षक के पद से हटा दिया जाता है तो वो आकस्मिक रिक्तता की आकस्मिक कैजुअल वैकेंसी की स्थिति प्रकट होगी। और कैजुअल वैकेंसी के संबंध में फिर वापिस उसका अपॉइंटमेंट करना होगा तो उसके अलग नियम है, तो हमें ध्यान देने होंगे। तो दोनों ही चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। फिर सेक्शन 139 आपको ध्यान देना है। 139 जो सेक्शन है वो अपॉइंटमेंट के संबंध में है, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के संबंध में सेक्शन 139 है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें सही उत्तर पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत आपको फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति की हम बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी के अलावा जो भी ऑडिटर है उसकी नियुक्ति जो है उस किसी भी कंपनी के डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रहे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करेगा। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है फेल होता है किसी प्रकार से तो मेंबर्स के द्वारा जो है ईजीएम के अंतर्गत विथ इन 90 डेज 90 दिन के भीतर जो है अंकेक्षक की नियुक्ति करनी होगी। और वो जो है फर्स्ट जो ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है वो अपना जो है बिजनेस जो है अपना ऑडिटिंग का वर्क फर्स्ट एजीएम तक जारी रखेगा। तो यहां से अपने सीधे प्रावधान है कि जैसे ही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है उसके 30 दिन के भीतर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रथम अधिकार है। फिर उसके बाद अगर वो फेल हो जाता है तो फिर कौन करेगा, विथ इन 90 डेज आपके ईजीएम के अंतर्गत मेंबर्स करेंगे। और फिर वो जो मेंबर्स के द्वारा जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो कब तक लागू रहेगा, वो फर्स्ट एजीएम तक वो है जो है उस कंपनी की ऑडिट करेगा। फर्स्ट एजीएम के अंतर्गत फिर वापिस से नया या वो इसको कंटिन्यू करने का जो निर्णय है वो उसी के अंतर्गत लिया जाएगा। और यदि मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनी में जैसे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 60 डेज के अंतर्गत के कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल जो इंडिया का है वो महालेखाकार जो है वो ही नियुक्ति करता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के भीतर। और यदि वो फेल होता है तो विद इन 30 डेज उसके फेलियर के 30 दिन के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करेंगे। और वो भी अगर जो है फेल हो जाते हैं तो ईजीएम के अंतर्गत 60 दिन के भीतर जो है कौन करेगा, मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उसकी नियुक्ति जो है फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर सकता है, मेंबर्स भी कर सकते हैं और केक भी कर सकता है। तो सर्वप्रथम जो अधिकार है वो किसका है? केक का है। सेकंड अधिकार जो है वो क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। और थर्ड अधिकार जो है वो किसका है? ईजीएम के अंतर्गत मेंबर्स का होगा और वो अपना ऑफिस फर्स्ट एजीएम तक होल्ड करेगा। फिर ये तो हो गया फर्स्ट ऑडिटर की बात। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर, यानी कि फर्स्ट ऑडिटर तो नियुक्त हो गया, उसके बाद की ऑडिटर की कौन नियुक्त करेगा उसके बारे में बता रखा है। गवर्नमेंट कंपनी के अलावा अगर कोई है तो हमेशा किसमें? फर्स्ट जो एजीएम होगी उसके अंतर्गत अनुमोदन होगा और उसके अंतर्गत नियुक्ति की जाएगी और वो अपना ऑफिस जो है नेक्स्ट 6th एजीएम तक जो है अपना ऑफिस होल्ड करके रखेगा और उसकी कुछ कंडीशंस होगी जो वो डिटरमाइन करेंगे आपस में, और कंडीशंस के अंतर्गत 5 साल तक, यानी कि 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक वो क्या कर सकता है? अपनी ऑडिटिंग जारी रख सकता है। और यही बात अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की करूं तो केक के द्वारा 180 डेज, साल के प्रारंभ होने के 180 दिन के भीतर केक के द्वारा जो है सब्सिक्वेंट ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी और वो भी क्या, कब तक? जो एजीएम जो होगी तब तक उसको जारी रख सकता है ऑफिस को। तो हमें यहाँ पर अपॉइंटमेंट के संबंध में सीधे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि अपॉइंटमेंट की बात आती है तो धारा 139 पता होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें क्या पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनी के अलावा अगर ऑडिटर की फर्स्ट टाइम नियुक्ति होती तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो अगर फेल होता है तो उसके बाद 90 दिन के अंतर्गत आपका ईजीएम के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। और यदि यही अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो फर्स्ट राइट केक को जाएगा, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे आएगा और फिर मेंबर को आएगा। और सब्सिक्वेंट के लिए हर एजीएम के अंतर्गत हम डिसाइड कर लेंगे। और फर्स्ट टाइम सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब 6वीं एजीएम तक, यानी 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक तो वो क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी के लिए हर एजीएम के अंतर्गत ये प्रावधान होगा। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए जो नियुक्ति जो है केक के द्वारा की जाएगी, जो है 180 दिन के भीतर जो है आपका ईयर स्टार्ट होता है उसके 180 दिन के भीतर करनी होगी। तो ये अपॉइंटमेंट संबंधी प्रावधान आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो बात है यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब भी ऑडिटर फर्स्ट टाइम नियुक्त होता है तो उसको अपने रजिस्ट्रार को सूचना देनी होती है और वो 15 दिन के भीतर उसके अपॉइंटमेंट के भीतर दे देनी चाहिए। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिर हम बात करें चलो यहां तक हमने जो बात कर ली उसके संबंध में इस टॉपिक को और कवर कर लेते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अंकेक्षक को पद से हटाना, ये धारा 140(1) से लेकर 140(5) तक जो है वो अंकेक्षक को रिमूवल से संबंधित जो भी प्रावधान है वो यहां पर दिए गए हैं कि अंकेक्षक को पद से कब हटाया जा सकता है। एक तो आप कब से हटा सकते हो? उसकी अवधि है उसकी समाप्ति से पूर्व उसको हटा देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बोर्ड सभा में बोर्ड प्रस्ताव पारित करना होगा और उसके पारित होते ही 30 दिन के भीतर ये फॉर्म ध्यान रखना होगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडीटी 2 फॉर्म जो है उसमें केंद्र सरकार से आपको अनुमति लेनी होगी। कब? जब उसके टेन्योर है उससे पहले अगर उसको हम हटा रहे हैं, और केंद्र सरकार को इसके लिए फीस भी जमा करानी होती है और वो हमें केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। और केंद्र सरकार से अनुमति लेने के 60 दिन के भीतर ही हमें साधारण सभा में अंशधारियों से विशेष प्रस्ताव पारित कराना होगा एवं अंकेक्षक को एक सुनवाई का एक अवसर देना होगा और देन उसके बाद उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ध्यान रहे क्या प्रोसेस है, बोर्ड के द्वारा बोर्ड प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उसके विथिन 30 डेज के अंतर्गत फॉर्म एडीटी 2 में फीस सहित केंद्र सरकार से अनुमति के लिए आपको भेजना होगा और केंद्र सरकार से अनुमति जैसे मिलती है उसके 60 दिन के भीतर अंशधारियों की जो मीटिंग होगी उसमें विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा और अंकेक्षक को एक मौका देना होगा और देन उसके बाद उसका रिमूवल किया जा सकता है। ये तो बात हो गई उसकी टेन्योर पूरा होने से पहले। इस केस में क्या होगा? कैजुअल वैकेंसी होगी और कैजुअल वैकेंसी के प्रावधान हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो 140(5) है। वो क्या है? कपट के संबंध में, फ्रॉड के संबंध में किस तरीके से आपको रिमूवल होता है वो ध्यान देना है। फ्रॉड के संबंध में क्या होगा? या तो एनसीएलटी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो अपनी स्वेच्छा से, या कोई व्यक्तिगत पर्सन है उसके द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है कि भाई इस ऑडिटर के द्वारा फ्रॉड किया गया है और उसके संबंध में उसको हटाना है। तो जो भी आवेदन करेगा उसके संबंध में क्या होगा? जो एनसीएलटी है वो अपना कार्य स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो यदि केंद्र सरकार की स्थिति है तो उसमें बता रखा है कि आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर ही एनसीएलटी किसको बोलेगी? केंद्र सरकार को बोलेगी कि आप अन्य अंकेक्षक की नियुक्ति कर दें। और जो अंकेक्षक को हटाया गया वो अगले 5 वर्षों तक किसी भी कंपनी का अंकेक्षण करने की अयोग्य हो जाएगा। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान देना होगा। ऐसे डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो एनसीएलटी के द्वारा यदि
इस केस में, फ्रॉड के केस में उसको हटाया जाता है, तो वो अंकेक्षक अगले 5 साल तक अयोग्य हो जाएगा किसी भी कंपनी के ऑडिट करने के, और उसको 447 के अंतर्गत दंड का भी भुगतान करना होगा, जिसमें 6 माह से 10 वर्ष तक की जेल है, और घोटाले की राशि के 3 गुना तक राशि जो है उससे वसूल किया जाएगा। तो ध्यान रहे, एक तो उसके टाइम से पहले हम उसको रिमूव कर सकते हैं, और एक कपट के फ्रॉड के केस में कर सकते हैं। तो टाइम से पहले करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, और यदि फ्रॉड के केस में करते हैं तो कोई भी किसको अप्लाई करना होगा, एनसीएलटी को करना होगा, एनसीएलटी के द्वारा ही आगे की प्रोसेस जो है फॉलो की जाएगी। ये आपके प्रोसीजर है रिमूवेबल का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये एक अच्छा है कि 140(4) के अंतर्गत इससे संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक के स्थान पर अन्य अंकेक्षक की नियुक्ति, यानी कि जिस अंकेक्षक का टेन्योर पूरा हो गया उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, रिटायरिंग जो हो रहा है उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, हम नया अंकेक्षक नियुक्त कर रहा है। तो उसके संबंध में क्या होगा, तो इसके अंतर्गत क्या है, अंकेक्षक को हटाने हेतु वार्षिक साधारण सभा में साधारण प्रस्ताव पारित करना होगा। ठीक है, वार्षिक साधारण सभा होगी, उसके अंतर्गत एक साधारण प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और अंकेक्षक को हटाने के लिए एक ऐसे अंशधारी जो एजीएम की तिथि से कम 14 दिन पूर्व विशेष सूचना प्राप्त होनी आवश्यक हो, जिसमें कुल मतदान शक्ति का 1% या 5 लाख रुपए के अधिक के अंश हो, वो उसके द्वारा जो है कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी। और वो जो है अंकेक्षक को लिखित अपना मौखिक जो बोलने का है अवसर वो प्रदान किया जाएगा। तो यहां पर ये ध्यान रहे, जब भी हम विशेष सूचना जो है वो जारी करनी होती है, विशेष सूचना जो है जब भी आप हटाते हो तो विशेष सूचना जो है उसको जो अंकेक्षक को जारी करनी होती है, और उसके लिए जो प्रोसेस है वो इस तरीके का है, जो 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी होती है, और एक कोई भी जो अंकेक्षक जो कोई भी अंशधारी है जिसका जो है हित है, इंटरेस्ट है, तो वो अमाउंट भी दे रखा है कि इतना होना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, आगे की प्रोसेस फॉलो करवा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है नया जब आप नियुक्त करते हो रिटायरिंग की जगह, तो उस केस में अप्लाई करना होगा। फिर ये पूरा इसका तरीका बता रखा है। फिर हम इसके आगे डिस्कशन करते हैं, कैजुअल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक अपॉइंटमेंट की बात हमने की पर कैजुअल वैकेंसी की बात नहीं की। तो कैजुअल वैकेंसी में क्या बता रखा है, यदि सरकारी कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी है और उसकी कैजुअल वैकेंसी हुई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, 30 दिन के भीतर क्या करेगा, संचालक मंडल द्वारा भरा जाएगा। यदि आकस्मिक रिक्ति कैजुअल वैकेंसी जो त्याग पत्रीकरण हुई है, तो संचालक मंडल द्वारा त्याग पत्र की तिथि के 30 दिन के भीतर भरा जाएगा, और 3 माह में अंशधारियों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ध्यान रहे, कैजुअल वैकेंसी 2 प्रकार से होती है, एक आपका विथआउट रेजिग्नेशन, एक होता है रेजिग्नेशन। रिजाइनेशन अगर आपका त्याग पत्र दिया हुआ है तो उस केस में हमें जो स्पेशल काम करना है वो ये है कि अंशधारियों से वापस उसका 3 माह के अंतर्गत अनुमोदन करवाना है। बाकी दोनों ही केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जैसे रेजिग्नेशन जो जैसे उसका हटता है पद से, उसके कैजुअल वैकेंसी के 30 दिन के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा पद भर दिया जाएगा। ठीक है, परंतु रेजिग्नेशन नहीं दिया है तो उस केस में अनुमोदन करने की जरूरत नहीं है, परंतु रेजिग्नेशन दिया है तो उस केस में अंशधारियों का 3 महीने के अंदर आपको जो है अनुमोदन करवाना होगा। और यही बात अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो यह काम कौन करेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आकस्मिक रिक्ति है केक के द्वारा 30 दिन के भीतर भर दिया जाएगा। कुछ भी रहा हो इसका कारण, उससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भरेगा कौन पद, ये केक के द्वारा भरा जाएगा। ये आपके सामने है। कोई अदर कंपनी है उस केस में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है 30 दिन के अंदर भर देगा, और रेजिग्नेशन दिया है तो उस केस में जनरल मीटिंग के अंतर्गत 3 माह के अंतर्गत 3 मंथ के अंतर्गत आपको अप्रूवल करना पड़ेगा। और यदि रेजिग्नेशन नहीं दिया है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। पर गवर्नमेंट कंपनी तो उस केस में फर्स्ट 30 डेज के अंतर्गत केक भरेगा, और केक अगर फेल होता है, इन केस ऑफ केक डज नॉट फिल द वैकेंसी, द बोर्ड डायरेक्टर विल बी फिल इन विद इन 30 डेज। तो यहां पर दोनों को अधिकार है, केक को भी अधिकार है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी है। 30 दिन के भीतर केक करवाएगा, केक नहीं करवा सकता तो अगले 30 दिन के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको नियुक्ति करवा देगा। और इसके संबंध में आपने ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए ये फॉर्म याद रखना है, फॉर्म एडीटी 3 के अंतर्गत सूचना देनी होगी। बाकी की तो वो सारी चीजें है ही है कि 30 दिन के अंतर्गत केक के द्वारा गवर्नमेंट कंपनी है तो, और अगले 30 दिन के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, और यदि हमारे अदर कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी के तो उस केस में आपका 13 डेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करेगा, ये हमें ध्यान देना है। परंतु जो सूचना दी जाती है उसकी एडीटी 3 में दी जाती है। ऑडिटर रिम्यूनरेशन के संबंध में धारा भी देख लेनी चाहिए, 142 के 42 सेक्शन है जो रिम्यूनरेशन की बात करता है, और रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर शेल भी फिक्स जनरल मीटिंग में फिक्स्ड हो सकता है, और
जनरल मीटिंग के इन सच मैनर एज में बी डिटरमाइन इन द जनरल मीटिंग। फिक्स भी किया जा सकता है और हर बार हम क्या कर सकते हैं उसमें जो भी है आपका जो मेंबर्स के उसके आधार पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। एक आपको सेक्शन 177 भी ध्यान रखना है, वो है ऑडिट कमेटी के संबंध में। ये आपके एपी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी नया क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑडिट कमेटी किन कंपनियों को बनानी होगी। तो बता रखा है जो भी क्लास ऑफ द कंपनीज कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी इंक्लूडिंग लिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका जो है पेड अप कैपिटल कितना हो 10 करोड़ या 10 करोड़ से अधिक हो, उनकी जो होल्डिंग आउटस्टैंडिंग है, बोरोविंग है या डिपॉजिट से वो 50 करोड़ से अधिक हो और उसका जो टर्नओवर है वो आपका 100 करोड़ या 100 करोड़ से अधिक हो, तो उस केस में उसे क्या करना होगा, कंपल्सरी ऑडिट कमेटी बनानी होगी। तो पूछ सकते हैं कि ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 के अंतर्गत किन कंपनियों के लिए अप्लाई है, तो आप कहोगे ऑल पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से अधिक है। दूसरा, उनकी जो होल्डिंग से चाहे बोरोविंग्स के रूप में हो चाहे डिबेंचर डिपॉजिट के संबंध में 50 करोड़ से अधिक है और टर्नओवर जो है पब्लिक कंपनी का 100 या 100 करोड़ से अधिक है, तो उस केस में उसके ऑडिट कमेटी का बनाना कंपल्सन है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और उनका जवाब देख लेते हैं क्या हो सकते हैं, क्योंकि इतना कंसेप्चुअल हमने स्टडी कर लिए तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको पढ़ो तो अच्छी बात है, बाकी ये तो पढ़ना ही नहीं है आप लोगों को, ताकि आप कंपनी ऑडिट के संबंध में जो क्वेश्चन आएंगे वो सही कर पाओगे। पहला क्वेश्चन जो था आपका वो यही था, फॉर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन ए रिटर्निंग ऑडिटर। जीवनायर अकाउंट 2011 में इतना डीप क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जरूरत है, क्या विशेष प्रस्ताव आवश्यक है, सामान्य प्रस्ताव, नियंत्रक महालेखा परीक्षण अनुमोदन आवश्यक है, सर्वसम्मति प्रस्ताव केंद्र अनुमोदन है, यानी यहां पर जो था स्पेशल नोटिस जारी करना होता है, विशेष सूचना, यानी बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया और सही उत्तर इसका क्या हो गया कि स्पेशल सूचना जो है उसको देनी होगी ऑडिटर को। कंपनी ऑडिटर इज ए, कंपनी ऑडिटर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, बिल्कुल आप सीधा उत्तर चौथा नंबर लगा सकते हो भाई, एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है। स्टेटरी ऑडिट में भी कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा कराई जाती है स्टेटरी ऑडिटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ऑफ द एंटरप्राइज, एनी पर्सन नोइंग अकाउंटिंग, नहीं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं और जिन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है वही करवा सकता है, और ये किसमें कहा गया, सेक्शन 141 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत एक अंकेक्षक की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के संबंध में प्रावधान कहां दिए गए हैं, धारा 139 आपको दिमाग फिट होनी चाहिए, ये सही उत्तर करवा देगी आपकी। धारा 139 अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के संबंध में बात कर रहा था। और नेक्स्ट, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान, ये भी देखो 139 संबंध में दोनों ही क्वेश्चन क्लियर आपके बिल्कुल सटीक सही हो सकते हैं यदि धारा का थोड़ा सा ध्यान है। हु कैन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, किसको अपॉइंट किया जा सकता है, ये 2014 में पूछा गया था। अ पर्सन हु इज इन डेब्ट फॉर लेस देन 1000, देखो ये तो लिमिट चेंज हो गई है, ठीक है ना, तो ये लिमिट अभी कितनी होगी, इंडेप्टनेस की बात करता है तो 5 लाख की हो गई, यानी 5 लाख से कम तक है तो कोई दिक्कत नहीं, पर 5 लाख से अगर अधिक है तो उस केस में उसको ऑडिटर को नियुक्त, उस व्यक्ति को ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कॉर्पोरेशन तो बन ही नहीं सकती, ऑफिसर ऑफ द कंपनी नहीं बन सकता, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये तीनों ही नहीं बन सकता है, और ये लिमिट जो है उस समय के दृष्टिकोण से हो सकता है 1000 रुपए हो, परंतु अभी जो है 5 लाख ही है, ये ध्यान रहे। इंडेप्टनेस जो है 5 लाख से कम होने पर ही ऑडिटर नियुक्त किया जा सकता है, उससे अधिक पर भी ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो ए सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, प्रत्येक अंकेक्षक जिसकी नियुक्ति कंपनी ने 2013 के अंदर की गई और उसे नियुक्ति प्राप्ति होने के कितने दिनों के अंदर, मैंने आपको बताया कि 15 दिन के भीतर ही आपको सूचना जो आपके जो रजिस्ट्रार है उसको देनी होगी, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 दिन। इन केस ऑफ डायरेक्शन फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, हैव शैल बी अपॉइंटेड, अगर फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति जो है यदि संचालक गण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाते तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो फिर हम जानते हैं कि साधारण सभा के अंतर्गत जो ईजीएम होगी उसमें अंदर जो आपके मेंबर्स है जो कंपनी के संस्थारी वो उसके द्वारा नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपनी अधिनियम 2013 में की कौन सी धारा में अंकेक्षक की योग्यता के संबंध में प्रावधान कहां दिए हैं, आपको पता होना चाहिए, 141 के अंतर्गत प्रावधान दिए हैं। और कंपनी एक्शन नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में करते, देखो नियुक्ति के संबंध में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन उसके संबंध में पूछा गया, धारा 139 जो है वो आपके सही उत्तर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके संबंध में हमने पूरी डिस्कशन कर लिया। योग्यता की धारा है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपकी 141 है, अपॉइंटमेंट के संबंध में 139 से, इन दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, आपको सही उत्तर के जवाब देने हैं। चलो अब यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।